छोटा रूप है। सारांश करने का मतलब समरी, जो हम समरी लिखते हैं उसी का क्या है, छोटा रूप है भवार्थ। भवार्थ छोटा रूप में करके, जैसे एक बड़े लेसन को समरी के रूप में हम छोटा करके लिख दिया जाता है, वही क्या कहलाता है। तो उसी तरह समरी की तरह ही, यानी सारांश की तरह ही भावार्थ भी क्या है, अवतरण का एक छोटा रूप है, यानी लिखने का, अवतरण मीन्स लिखने का। किंतु भावार्थ लिखने की रीति सारांश की रीति से भिन्न है। लेकिन भावार्थ जो लिखा जाता है वो सारांश की रीति से क्या है, भिन्न है। ये दोनों के लिखने का तरीका, जो नियम है, वो क्या, दोनों का अलग अलग है। वास्तव में भावार्थ की विद्या गागर में सागर भरने की है। ये देखना है, ये गागर में सागर भरने की, ये कहने का मतलब भावार्थ कभी भी लिखा जाता है छोटा होता है, लेकिन उस छोटे ही पात्र में ही क्या होता है, सारा जो उसका अर्थ होता है पंक्ति का, वो सारा लिख दिया जाता है। इन गागल में सागर भरने का मतलब यही होता है कि छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इकट्ठा कर लेना। तो कम कहो और ज़्यादा समझ में आए, तो भावार्थ उसे बोलते हैं कि कम लिखा जाए और उसका जो पंक्ति है, उसका मूल जो भाव है, वो पूरी तरह से प्रकट हो। या मूल भाव का कोई भी भाव या विचार छूटना नहीं चाहिए। यानी पंक्ति में जो भी लिखा है, जिसके बारे में भी लिखा है, उसका एक भी अर्थ ऐसा ना हो कि छूट जाए। यानी हर एक अर्थ को क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करना है, हर एक अर्थ को समझाना है। विषय को या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने या लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी किसी भी विषय को भावार्थ जब भी लिखने को आता है तो हम क्या करते हैं कि उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। तो भावार्थ में कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। भावार्थ के में भावों का पदन्वय भी नहीं होना चाहिए। यानी अलग अलग पद भी नहीं होने चाहिए भावार्थ में। जब भावार्थ हम लिखते हैं तो ना ही बड़ा होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जाए। भावार्थ में सिंपल में यही करना है कि पंक्ति जो भी दे रखी है, उसका टोटल अर्थ लिख देना है। पंक्ति का हर एक लाइन का एक एक मतलब अपना क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। यद्यपि भावार्थ की लंबाई चौड़ाई का अंतिम सीमा नहीं बांधी जा सकती। यानी भावार्थ की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इस कोई सीमा नहीं है। भावार्थ जो हम लिख रहे हैं तो उसका अर्थ बड़ा भी हो सकता है पंक्ति की लाइनों से, या छोटा भी हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है। तथापि आशय या भाव के प्रतिकूल उसे मूल अवतरण का कम से कम आधा तो होना ही चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो पंक्ति दे रखी है उसका आधा लाइन, मान लो 4 लाइन में पंक्ति दे रखी है, 4 लाइन लिखना है हमको, 4 लाइन में पंक्ति दे रखी है, उसका अर्थ लिखना है, तो कम से कम उस पंक्ति का 2 लाइन तो होना चाहिए उसका अर्थ। 2 लाइन से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम आधा तो होना चाहिए। इसमें मूल के सभी प्रधान और गौण भाव आने चाहिए। ये जितने सभी जो जो मेन है उसमें, उस पंक्ति में जो जो वर्ड मेन है, जैसे अलंकृत भाग हो जाते हैं, श्रृंगारित भाग हो जाते हैं, तो ये सारे भागों का क्या करना है, उनकी प्रधानता आनी चाहिए, सामने दिखनी चाहिए जब पंक्ति हम लिख रहे हैं तो। और भाषा जो होनी चाहिए वो हमारी सरल होनी चाहिए। सरल यानी कि आसान, कि सबको समझ में आए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अलंकार यूज कर लिए या ऐसे ऐसे वर्ड लिख दिए हैं जो किसी को पता ना हो, तो वैसा वर्ड नहीं, एकदम इजी, जो जो भाषा एकदम आसानी से समझ में, वैसे वैसे शब्द भावार्थ में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें समझ में आए कि सारा क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है, जो देखे उसको भी समझ में आए। अब अलंकृत शब्द का ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, उस समझ में नहीं आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भावार्थ में छोटे बड़े सभी भावों का क्या होता है, समावेश किया जाता है। सच तो यह है कि भावार्थ सारांश और व्याख्या के बीच की चीज़ है। ये भावार्थ क्या है, सारांश जो लिखते हैं और हम किसी कोई पंक्ति की व्याख्या करते हैं, दोनों का क्या है, ये बीच का अंतर होता है। दोनों बीच में आते हैं, भावार्थ और सारांश के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया इतना भावार्थ, भावार्थ क्या है और लिखा कैसे जाता है। भावार्थ क्या है, सारांश और व्याख्या के बीच का होता है। इसको इसमें क्या होता है कि सारी पंक्ति जो भी दे रखा होता है ऊपर में पंक्ति, उसका अर्थ लिखना होता है। सिंपल अर्थ लिख के क्या करेंगे, छोटा जितना भी छोटा छोटा हो सके, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, छोटा हो तो हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अर्थ ऐसा ना हो जो उस पंक्ति से अलग हो, या पंक्ति का कोई भी अर्थ उसमें छूट जाए। सारा अर्थ को क्या करना है, हमको लिखना होता है भावार्थ में, ओके। भावार्थ के संबंध में एक विद्वान का कथन है, भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट हो, इसे व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। तो भावार्थ कैसा होना चाहिए, भावार्थ के संदर्भ में एक इंसान ने, एक विद्वान ने कहे हैं क्या,
भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट हो, इसे व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी इसे व्याख्या जिस तरह से हम वर्णन करते हैं उस फॉर्म में इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है। केवल भावार्थ के संबंध में एक विद्वान का कथन है, भावार्थ संक्षिप्त और स्पष्ट हो, इसे व्याख्या में कोई के रूप में नहीं होना चाहिए। केवल अन्यवार्थ कोई भावार्थ नहीं समझना चाहिए। नहीं, बेकार में जो हम प्रयाप्स लिखते हैं, जो यूज करते हैं हम शब्द, वो सब भी इसमें नहीं आना चाहिए भावार्थ लिखते समय। वो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। इस उदाहरण में तीन बातें स्पष्ट है। यानी क्या क्या स्पष्ट है इस उदाहरण से, कि भावार्थ संक्षिप्त होना चाहिए। यानी भावार्थ का पहला इंपॉर्टेंट, भावार्थ कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। भावार्थ को व्याख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। यानी भावार्थ हम जब भी लिखते हैं तो उसमें व्याख्या की बातें नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ क्या लिखना, उसमें अर्थ लिखना होता है हमको। भावार्थ में अनवर्थक भी नहीं होना चाहिए। यानी बेकार का जो भी शब्द हम यूज करते हैं, जैसे कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, वैसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए। यानी अदर भाव उस पंक्ति से नहीं आने चाहिए। भावार्थ की प्राथमिक विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। यानी भावार्थ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसको छोटा करके कैसे लिखा जा सकता है, हम थोड़े में सब कुछ कह जाएं, यही उसकी पहली शर्त है। भावार्थ का सिंपल मतलब यही कि हम छोटा से लिखे और सब कुछ उसी में, उसी पंक्ति के माध्यम से हम क्या हो कहते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा भावार्थ कहलाता है। फिर भावार्थ संक्षेपण से बिल्कुल भिन्न है। प्रेसिस प्रेसिस जो आप लोग देखो इंग्लिश के में आता है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा तेज होते हैं, इसलिए देख लेना है। तो प्रेसिस भावार्थ का क्या है, संक्षेपण रूप है। प्रेसिस भावार्थ संक्षेपण रूप से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, प्रेसिस से क्या है अलग है। ये नहीं कि प्रेसिस को हम भावार्थ बोल देते हैं, संक्षिप्त में करके लिखते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बोले और ज़्यादा उसका अर्थ निकले। ठीक है। भावार्थ के लिए अब आवश्यक निर्देश, भावार्थ के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या है, क्या क्या होने चाहिए भावार्थ में हमारे कंप्लीट भावार्थ जो हम लिखते हैं उसमें क्या क्या हमारा होना चाहिए। तो आगे देखते हैं भावार्थ में क्या क्या होना चाहिए। भावार्थ के लिए आवश्यक निर्देश, भावार्थ के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। भावार्थ के लिए क्या अलग कई बातें हैं जिस पर ध्यान देना है। मूल अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़े, विचारों को रेखांकित कीजिए, व्यर्थ बातें और शब्दों को हटा दीजिए। भावार्थ लिखने का मेन सबसे पहला निर्देश, सख्त निर्देश तुम लोग सारे बच्चों के लिए, मूल अवतरण 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़े। यानी जो दिया गया है पंक्ति, उसको क्या करना है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है। इसमें इस पंक्ति में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है या वो पंक्ति कहना क्या चाहती है। विचारों को रेखांकित कीजिए, और उसमें जो जो विचार आते हैं, इस पंक्ति में ऐसा विचार आ रहा है, तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो होना चाहिए। और व्यर्थ की शब्दों को, जो व्यर्थ शब्द उस पंक्ति में लिखे हैं, उन सभी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। व्यर्थ बातों और शब्दों को हटा दीजिए। सेकंड काम क्या करना है, व्यर्थ बातों या शब्दों को हटा देना है। थर्ड काम, रेखांकित वाक्य और शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लीजिए। जो भी रेखांकित शब्द हमने किए हैं कि ये शब्द मेन है, इंपॉर्टेंट है इस पंक्ति में, उसको उन शब्दों को क्या करना है, एक वाक्य और शब्दों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य बनाना है। उन सभी शब्दों से क्या करना है, हमको एक सार्थक वाक्य बनाना है, तैयार करना है एक सेंटेंस। रिक्त स्थान पूर्ति के लिए कुछ बाहरी शब्द भी लिए जा सकते हैं। यानी जो जो पंक्ति, जो वर्ड हमने रेखांकित किया, उसको अगर लेके लिखे तो कुछ कुछ वर्ड की जगह पे क्या होंगे, स्थान नहीं रह जाएंगे, उन वर्डों को हटा दिया जाएगा, और वहां से अलग से कुछ वर्ड शामिल कर लिए जाएंगे जो क्या दे, उस पंक्ति का, उस वाक्य का एक सार्थक रूप दे। ऐसा करना है हमको। उसके बाद व्याख्या की तरह विषय की लंबी चौड़ी व्याख्या करने या प्रत्येक पंक्ति या वाक्य का विस्तार करने या अपनी ओर से टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब उस भावार्थ को बहुत लंबा ले जाना या प्रत्येक पंक्ति या वाक्य का विस्तार करने या अपने ओर से कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, बस जो पंक्ति दिया है उसी का ही अर्थ क्या करना है, आपको लिखना होता है। ठीक है। उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या या प्रत्येक पंक्ति का वाक्य विस्तार, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का विस्तार से लिखना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, भावार्थ में। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा, भावार्थ की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि भावार्थ की जो भाषा होनी चाहिए क्या स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसे भाषा हो। मूल अवतरण दिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग अपेक्षित नहीं है। मूल अवतरण में जो भी शब्द दिए जाते हैं उसका ज्यों का त्यों प्रयोग अपेक्षित नहीं है, यानी वो सही नहीं है। कि मूल अवतरण में जो भी शब्द दिए हैं, जैसे आप लोग एग्जाम में एक जो टेस्ट भी हुआ था, एग्जाम, टेस्ट एग्जाम, तो उसमें क्या आया था कि एक गंगटोक को
मेहनतकशों का शहर क्यों कहा जाता है। तब हम जरूरी नहीं है कि मेहनतकशों वहाँ पे लिखा है तो हम भी मेहनतकशों ही उतारेंगे, ऐसा नहीं है। ये बात, ये जो वर्ड होगा ये सही नहीं है। उसको अपने शब्द में, उसको अपने सेंटेंस में कि हाँ वो मेहनतकशों का मतलब क्या होता है, तो ज़्यादा मेहनत करने वाले। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, उस शब्द को रिप्लेस कर देंगे, उस शब्द को चेंज कर देंगे अपने वर्ड द्वारा। ठीक है, तो ऐसा करना है। यानी कि वाक्यांश जो भी पंक्ति दे देखे उसके जो भी शब्द उसमें लिखे हैं, ऐसा करके उसको उसी पंक्ति में लिख देना सही नहीं होगा। ठीक है। छठा नंबर क्या, अलंकृत शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी इसमें अलंकृत शब्द जो होते हैं, अलंकार, उन प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें सरल शब्द के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, आसान शब्दों का। भावार्थ में भावों का पदन्वय नहीं होना चाहिए। भावार्थ में जो होते हैं भाव का पदन्वय नहीं होना चाहिए। समूचे अवतारों को पढ़ लें, बाद में सोचना चाहिए और मूल के सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक भाव आ गए या नहीं। यदि कोई विचार छूट गया हो तो यथास्थान समाविष्ट कर देना चाहिए। भावार्थ लिखने के बाद हमको क्या करना है, भावार्थ पहले लिख लेंगे, फिर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब सोचेंगे कि हाँ इसमें से कुछ और वर्ड है ऐसा जो छूटा हुआ है। अगर छूटा हुआ है तो उसको उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समाविष्ट करना मतलब जोड़ देना होता है, यथास्थान, जिस जिस स्थान पर उसको जोड़ना होता है उस स्थान पे त्रुटिपूर्वक चिन्ह चिन्ह बताया गया आप लोगों को। त्रुटिपूर्वक चिन्ह कैसे दिया जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे और लिखा है, ठीक है, और से पहले हमारा कोई वर्ड छूटा गया तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह ऐसे ऐसे चिन्ह होता है, ऐसे ऐसे देगा। ऊपर में यहाँ पे जो भी होता है वो हम ऊपर वाले सब वर्ड में लिख देंगे। इससे एग्जामिनर समझ में जाता है कि ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह होता है, त्रुटिपूरक। यानी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ छूट गया है, जो क्या किया गया, ऊपर रिप्लेस करके लिखा गया। तो ये ध्यान रखना कि त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा कि और के पहले अगर कोई वर्ड छूटा हो तो और के पहले ऐसे त्रुटिपूरक चिन्ह लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो भी हमको लिखना होता है वो लिख लेंगे। ठीक है। तात्पर्य यह है कि गद्यांश या पद्यांश में आए विचारों को संक्षेप में सरल भाषा में लिख देने के प्रयास को ही क्या कहते हैं, भावार्थ कहते हैं। इन तात्पर्य क्या है कि गद्यांश या पद्यांश में आए विचारों को संक्षेप में और सरल भाषा में लिख देने के प्रयास को भावार्थ कहते हैं। गद्यांश, जो गद्यांश है या पद्यांश है, गद्यांश का मतलब समझते हो कहानी का कोई भाग होता है, और पद्यांश में जो पद होते हैं, जो पोएम्स होते हैं, उनका कुछ भाग होता है। उनको विचारों को संक्षेप या सरल भाषा में लिखने का प्रयास क्या कहलाता है, भावार्थ कहलाता है। उनको कोई सरल रूप में लिख दे, यही क्या कहलाता है, हमारा भावार्थ कहलाता है। इसमें खंडन, मंडन या टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसमें काटना, छाटना या कुछ अलग से जोड़ना, ये सब की कोई भी जरूरत नहीं होती। परीक्षार्थी को अपने ओर से एक बात घटाने या बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा दे रहा है वो अपने से इसमें कुछ भी जोड़ जोड़ के लिखते रहे। ठीक है, तो ये साहस गलत होगा भावार्थ। वैसा भावार्थ क्या होगा, गलत होगा। भावार्थ में कभी भी बातों को घटाना या बढ़ाने का अधिकार नहीं होता है। कभी बातों को घटा बढ़ा के नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं हम। पद्यांश का भाग दिया है, मूर्ति तैयार हुई, मूर्तिकार उसे बाजार ले गया, पर दुर्भाग्य से वह नहीं बिकी। अब कौन मूल लेकर घर लौटे, आखिर घर तो उसे लौटना ही था। उसे देखते ही उसका बच्चा बतासा बतासा चिल्लाते हुए दौड़ा और उसके आगे हाथ फैला दिए। यानी एक दुकान था, मूर्तिकार के मुंह से कोई शब्द न निकला। वह अपने बच्चे को गोद में चिपका कर रोने लगा, सोचने लगा, जिसने धनवानों को बनाया है, जिसने प्रकृति पर अधिकार दिया, जिसने जमीन का बंटवारा किया, क्या उसकी बुद्धि इतनी छोटी हो गई कि वो कुछ लोग फूलों की सेज पर आराम से सोए हैं और कुछ लोग पसीने के रूप में दिन रात खून मार मुट्ठी भर चने तक न पाए। देखो, मुट्ठी भर चना पाना का मतलब क्या है, कुछ भी न मिलना। यहाँ पे ये नहीं कि मुट्ठी भर चना का मतलब मुट्ठी भर चना लेके खा रहा है, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर चने का मतलब क्या है कि कुछ न मिले। अब इसका भवाल देखते हैं कैसे लिखा है। आज पूंजीवाद का भयानक रूप देखने को मिलता है। यानी आज पैसे वालों को भयानक रूप देखने को मिलता है। जिसके पास पैसा है आज के टाइम में, उसका एक अलग देखने को मिलता है। कुछ लोग बिना हाथ पैर हिलाए मालपुआ चापते हैं। मालपुआ चापना का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं करते हैं फिर भी उनके पास उनको क्या मिलता है, पैसे रुपये मिलते रहते हैं। वो आराम से जीवन जीते हैं और सुख का जीवन बिताते हैं। कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी भरपेट नहीं पाते, अन्न नहीं पाते हैं। इन कुछ लोग ऐसे भी है जो भारत में आज भी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको भरपेट अन्न नहीं मिल पाता। आज दौलत के बाजार में कलाकार को कोई नहीं पूछता।
कलाकार भूखा मरता है, अपने बच्चों को बतासा भी खरीद के नहीं दे सकता। यानी आज इतना ज़्यादा पैसे की कीमत बढ़ चुकी है, पैसे के पीछे सब क्या है, पागल है। जिसको कितना भी ज़्यादा नॉलेज हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका क्या है, जीवन व्यर्थ है। इस पंक्ति में यही समझाया गया है, ठीक है, मूर्तिकार के माध्यम से समझाया गया है। ओके, तो भावार्थ देखिए ये इतना लाइन में था, कितने लाइन, 5 लाइन में, और इसको कितने लाइन में कर दिया, 2.5 लाइन में। भावार्थ का मतलब जितना जितना छोटा हो सके, और छोटा भी हो तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। जिस अगर मान लो 2 लाइन दिया है और उसका हमको भाव जो है वो 2 लाइन से ज़्यादा में जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा हमको, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया भावार्थ। भावार्थ हमने देखा कि भावार्थ कहते किसे हैं, भावार्थ लिखते कैसे हैं, भावार्थ में क्या क्या त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सारे बातों को हमने ध्यान से क्या किए, विश्लेषण किया, ध्यान से पढ़ा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना।